एफपीएल में बहुत टाइप के मैनेजर्स होते हैं। थोड़े मैनेजर्स पेशेंट होते हैं जो अपने गेम वीक्स को प्लान करके रखते हैं। थोड़े काफी इम्पेशेंट होते हैं, एकदम क्विक डिसीजंस लेते हैं। मतलब लास्ट गेम वीक में अगर किसी बंदे ने स्कोर कर दिया तो उनको लेना ही है नेक्स्ट गेम वीक से। थोड़े काफी आराम से खेलते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो बस ऐप खोलते हैं, उनको जो टॉप में दिख गया वो उनको ले लेते हैं। या फिर थोड़े मैनेजर्स डेटा बेस्ड होते हैं, डेटा ड्रिवन होते हैं, तो वो एकदम नोट डाउन करके रखते हैं कि इस प्लेयर ने कितना एक्सजी है, कितना एक्स है, एंड उस बेसिस में वो डिसाइड करते हैं। और मेरे हिसाब से कोई भी स्टाइल रॉन्ग या राइट नहीं होता है, बिकॉज आप जब भी अच्छे प्लेयर्स को देखे जाए तो सबकी फिलोसफीज डिफरेंट होती हैं। तो जिन लोग ने भी एफपीएल जीता है, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे एंड सबके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थे। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रू टू योर प्लेइंग स्टाइल, एंड आप राइट भी हो सकते हो, आप रॉन्ग भी हो सकते हो। तो यही चीजें एफपीएल हमें सिखाते भी है। तो इस सीजन आपने एफपीएल में नोटिस किया होगा कि जो भी आपने ड्राफ्ट्स देखे हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में, वो काफी डिफरेंट हैं एंड वो कन्वेंशनली फॉलोड नहीं है। यूजली एफपीएल में क्या होता है कि जहाँ पे क्राउड जाती है उनके ही ज्यादा प्लेयर्स लोग लेते हैं। पर इस साल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि प्रीमियम्स काफी हाईली प्राइस्ड है। तो आप देख सकते हो कि जो भी हाईली ओन्ड प्लेयर्स हैं जैसे ट्रिपियर, ट्रेंट और साला को काफी लोगों ने इग्नोर किया है। एंड वो इस टाइम चाहते हैं कि वो काफी डाइवर्सिफाइड टीम्स रखें और वो ऐसे एनेबलर्स फाइंड करें जो चीप भी हो एंड उनके लिए कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्म कर पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी गेम वीक 1 की टीम अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टीम को देखकर आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्लेइंग स्टाइल कैसा है एंड मैं स्पेसिफिकली कौन से पोजीशंस में ज्यादा फोकस करता हूँ। गोलकीपर्स की बात की जाए तो यहाँ पे दो जो मेरे गोलकीपर्स हैं, एक है मैट टर्नर और दूसरे हैं स्टील। मैट टर्नर की बात करी जाए तो ये मेरे बेंच गोलकीपर होंगे और ये 4 मिलियन प्राइस्ड हैं एंड उनने अभी रिसेंटली नॉटिंघम के लिए साइन किया है। तो ये जरूर नॉटिंघम के लिए स्टार्ट करेंगे और अगर मेरे को रोटेट करना पड़े, मोस्टली तो मैं अपने बेंच गोलकीपर को टच नहीं करता हूँ। तो अगर स्टील की बात करी जाए तो रॉबर्ट सैंचेज हैज मूव टू चेल्सी राइट नाउ। तो अभी वो डाउट नहीं रहेगा कि स्टील या फिर रॉबर्ट सैंचेज में से कौन स्टार्ट करने वाला है। तो स्टील को मैंने स्पेसिफिकली क्यों चूज किया है, क्योंकि वो 4.5 मिलियन प्राइस्ड है और मेरे हिसाब से 4.5 या फिर 5 मिलियन से ऊपर का गोलकीपर के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्लीन शीट्स आप कभी उतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको सेव पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्टील एक ऐसा प्लेयर है, आई नो ब्राइटन कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स, क्योंकि रॉबर्ट डिजर्बी की फिलोसफी है कि हम जितने भी गोल्स कंसीड कर ले हमें नहीं फर्क पड़ता, वी विल रिस्पॉन्ड बैक। एंड वो गोल्स के ऊपर ज्यादा अटैकिंग फिलोसफी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर अगर स्टील ने गलती से क्लीन शीट रख ली एंड अगर सेव पॉइंट्स अक्यूमुलेट किए हैं, क्योंकि शॉट्स तो वो कंसीड करेंगे ही, तो बोनस में वो हमेशा ऊपर रहेंगे और वो जो 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं वो आई थिंक वो मुझे काफी रेगुलर बेसिस में स्टील से मिल सकते हैं अगर उनने क्लीन शीट रखा तो। ये दो तो मेरी चॉइसेस होंगे, पर इसके अलावा मैं आपको और दो ऑप्शंस दे सकता हूँ। एक है हमारे पिकफोर्ड फॉर 4.5 मिलियन एंड दूसरे आ जाते हैं हमारे रैम्सडेल फॉर 5 मिलियन। आई थिंक रैम्सडेल की परफॉर्मेंस जो थी कम्युनिटी शील्ड में, उसके बाद से आई डोंट थिंक इतनी जल्दी वो ड्रॉप होंगे। हाँ, अर्टेटा को मालूम है कि उसके भी थोड़े वीकनेसेस हैं, लाइक ही इज अ बिट इराटिक इन फ्रंट ऑफ हाई प्रेस। और ये चीजें नोटिस की, एकदम माइन्यूट डिटेल्स आर्टेटा ने नोटिस की हैं एंड उनने एक बैकअप कीपर लिया है। पर मेरे हिसाब से इतनी जल्दी वो रिप्लेस नहीं होने वाले। आई थिंक एक एक्स्ट्रा कीपर होना भी जरूरी है, स्क्वाड डेप्थ में काफी काम आता है, स्पेशली आप अगर चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। पर मैं इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करता कि राया उनको रिप्लेस कर देंगे और लीग में अभी से चालू कर देंगे। तो एक अच्छा बेट है, अगर आप एक आर्सेनल डिफेंस या फिर आर्सेनल डिफेंडर की जगह आप एक कीपर लेना चाहते हैं तो वो रामस्डेल हो सकते हैं। पिकफोर्ड को मैंने इसलिए कंसिडर किया है बिकॉज दे डोंट हैव वेरी बैड फिक्चर्स, बट एवर्टन की अभी अटैकिंग स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो अभी भी बस पार्क करने वाले हैं एंड अगर उन्हें थोड़े क्लीन शीट्स रख ले तो यू माइट गेट लकी विद पिकफोर्ड। डिफेंस की बात की जाए तो मेरे दो बेंच फॉरवर्डर्स होते हैं जो 4 मिलियन के प्राइस्ड है, बैलडॉक और बेयर। एक बर्नली से और एक शेफील्ड यूनाइटेड से हैं। ये दोनों को मैं ज्यादा यूज नहीं करने वाला, ये हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आते हैं यूजली। अगर आपके कोई मेन डिफेंडर्स में से कोई इंजर्ड हो गए या फिर कोई हाई स्कोरिंग बिग फिक्चर हो जिसमें आपको लगता है कि दो बड़ी टीम्स में गोल स्कोर्स होने वाले हैं, तो आप कोई ऐसे डिफेंडर को खिला दे जो एक गेम वीक के लिए शायद उसको रिप्लेस कर पाए। तो इनके अलावा मैंने सलीबा को फर्स्ट अपने मेन डिफेंडर में कंसिडर किया है।
हु इज प्राइस्ड एट 5 मिलियन। आपको आर्सेनल डिफेंडर्स में ऑलमोस्ट सब 5 मिलियन प्राइस्ड हैं। तो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट में मेरे जिंचेंको थे, पर अभी वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो अभी आई डोंट थिंक, तो मेरे हिसाब से वो शायद फर्स्ट गेम वीक या फिर सेकंड गेम वीक में स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, वरना मैं उनको ही कंसिडर करता, बिकॉज ही समवन हु लाइक्स टू प्ले अराउंड इन द मिडफील्ड एंड लास्ट सीजन उनके काफी प्री असिस्ट थे। हाँ, प्री असिस्ट के ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिलते, पर आपको वो इंटेंट दिखता है कि आप ज्यादा आगे खेलने चाहते हैं और आप ज्यादा टुवर्ड्स द बॉक्स खेलना चाहते हैं। तो उसकी जगह मैंने अभी सलीबा को लिया है, एक सेफ ऑप्शन है। आई थिंक आर्सेनल के फिक्चर्स काफी अच्छे हैं एंड इट वाज अ नो डाउट कि एक आर्सेनल डिफेंस में कोई प्लेयर चाहिए ही था। आर्सेनल के जैसे ही मैंने एक सिटी डिफेंडर को भी रखा है, बिकॉज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है अगर आप कोई बड़े टीम के डिफेंडर्स रखें, क्योंकि आपको वही एक प्लेयर्स होते हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस में आपको 6 पॉइंट्स ला के देते हैं। तो सिटी के डिफेंस में से मैंने रूबिन डियास को लिया है, हु इज प्राइस्ड एट 5.5 मिलियन। और मेरा कोई ऐसा चॉइस नहीं था कि मैं स्टोन्स को कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट बेंच। पेप के टीम में अगर आप खेल लो तो कोई भी बेंच हो सकता है। एंड मेरा अगर एक एडवाइस है, अगर आप ज्यादा कन्विंस नहीं है दूसरे डिफेंडर्स से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डबल सिटी डिफेंस जरूर रखें, क्योंकि अगर आप फिक्चर्स देखेंगे तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इन प्लेयर्स के ऊपर, इस टीम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपको रेगुलर बेसिस में क्लीन शीट्स ला के दें। एंड जो मेरा लास्ट डिफेंडर होने वाला है जो मेरे मेन डिफेंस लाइन में, वो होगा डालो। तो डालो को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टेन हैग विल स्टार्ट डालो ओवर वन बिसाका, बिकॉज वो एक अटैकिंग फुल बैक खिलाना चाहते हैं। एंड इस सीजन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूनाइटेड की डिफेंस लाइन काफ़ी हाई होगी, क्योंकि उनने ओनाना को साइन कर लिया है जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने फुल बैक्स को काफ़ी हाई खिलाएंगे। इसलिए लूक शॉ भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, पर वो 5.5 मिलियन के हैं एंड मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने अर्ली बेट्स लगाना चाहता हूँ डालो के ऊपर। मैं क्योंकि जानता हूँ कि वो ज़्यादा आगे खेलने वाले हैं एंड होपफुली इस टाइम वो ज्यादा चांसेस क्रिएट कर पाए, क्योंकि लास्ट सीजन वो इंजर्ड थे एंड रिकवर करते करते उनको काफी टाइम लग गया था। तो मेरे जो मेन 3 डिफेंडर्स हैं वो होने वाले हैं सलीबा, रूबिन डियास और डिएगो डालो। फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हालैंड तो रहेंगे ही। इसके अलावा मेरे 2 और बेंच फॉरवर्ड्स आ जाते हैं, पर मैंने पहले डिफेंस की भी बात की थी और उसमें भी मेरे 2 बेंच फॉरवर्ड्स थे। तो बेसिकली ये इशू हो गया था क्योंकि मैंने अपना मिडफील्ड पूरा स्टैक्ड अप कर लिया है एंड मैंने उसमें काफी प्रीमियम्स इंक्लूड कर लिए थे। तो मेरा इस टाइम में एक रिस्क है कि मैंने एक पोजीशन को सैक्रिफाइस किया है, तो मैं 11 प्लेयर्स की जगह बेसिकली 10 प्लेयर्स के साथ गेम वीक 1 में उतरने वाला हूँ। पर मेरे को ऑब्वियसली एक बेंच प्लेयर तो खिलाना ही पड़ेगा, तो मैं इस टाइम मुबामा को खिलाने वाला हूँ। मुबामा प्लेस फॉर वेस्ट हैम एंड प्री सीजन में उसने थोड़े मिनट्स खेले हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो गोल्स मारे या फिर कोई, अगर मेरे को गलती से भी कोई असिस्ट या फिर कुछ मिल गया तो भी मैं खुश रहूंगा, और अगर उसने ज्यादा खेला भी नहीं तो भी इट वोंट मैटर मच टू मी। और ये मैं रिस्क लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने बेट्स पूरे मिडफील्ड में लगा दिए हैं। तो अगर कोई मिडफील्ड में मैंने जो प्रीमियम्स भरे हुए हैं, अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो उनको डाउनग्रेड करना काफी ईजी हो जाता है। एक कोई स्ट्राइकर ले सकता हूँ, पर अगर मैंने कोई लो प्राइस स्ट्राइकर ले लिया तो उसको हटाने में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यही सब सोच के मैंने एक पोजीशन को अभी के लिए सैक्रिफाइस किया है। हाँ, ये मेरे को बैकफायर कर सकती है, पर आप अगर मेरा मिडफील्ड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। मिडफील्ड में पहले मेरे आ जाते हैं साला। तो साला इज 12.5 मिलियन एंड ये साला बेसिकली हमारा डिसाइड करने वाला है कि मेरे फर्स्ट फ्यू गेम वीक्स कैसे होने वाले हैं, मेरा स्टार्ट कैसे होने वाला है एफपीएल में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही 12.5 मिलियन को बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रख के काफ़ी बैलेंस टीम बनाए रखी हुई है। तो पर मैं अपने बेट्स पहले से रखना चाहता हूँ साला में। बहुत सारे लोग मेरे को लगता है हॉप ऑन करेंगे बाद में साला के लिए एंड काफ़ी -4 और -4 डिडक्शंस लेंगे, तो मैं वो जो हिट्स नहीं लेना चाहता एंड मैं स्टार्टिंग से ही साला को रखना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज पिक्चर प्रूफ एंड ही इज द एफपीएल गॉड। तो उस हिसाब से मेरे स्टार्टिंग में जो प्रीमियम्स जो मेरे को चूज करने थे उसमें मैंने टॉप प्रायोरिटी में ऑब्वियसली हालैंड है, पर सेकंड मेरे टॉप प्रायोरिटी में साला ही थे। एंड देन आप देख सकते हो कि मेरे पास ब्रूनो फर्नांडिस और राशफोर्ड है। इन दोनों को मैं अभी भी टॉप लाइन में कंसीडर करता हूँ, क्योंकि जब तक हॉयलैंड नहीं खेलने वाले या फिर प्रॉपर नंबर 9 कोई यूनाइटेड के लिए नहीं खेलने वाला, तब तक राशफोर्ड अपने वही
ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने वाले हैं, एज ए स्ट्राइकर भी खेलने वाले हैं और इनसाइड विंगर भी खेलने वाले हैं। और ब्रूनो फर्नांडिस को मैं कंसिडर करना चाहता हूँ बिकॉज वो 8.5 मिलियन में बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पेंस में रहते हैं, कॉर्नर्स में रहते हैं एंड फ्री किक्स में भी रहते हैं वो। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से इस ड्यूओ में रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी इतनी स्टैक्ड अप है। एंड थोड़े और पोजीशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि मैंने इतने सारे प्रीमियम्स को भर रखा है। इसके बाद एक और प्रीमियम आ जाते हैं हमारे साका के। तो साका बाकी सब आर्सेनल मिडफील्डर्स या फिर अटैकर्स में से इज दैट गाय हु इज गोइंग टू प्ले 90 मिनट्स, और वो पेंस में रहने वाले हैं और अदर फ्री किक या फिर कॉर्नर ड्यूटीज में भी रहने वाले हैं। मार्टिनेली भी एक ऑप्शन हो जाते हैं, पर ट्रोसार्ड आजकल काफी खेलने लगे हैं। उनका फॉर्म अभी करंटली बेटर है बिकॉज आर्टेटा वोंट थिंक ट्वाइस टू रिप्लेस मार्टिनेली विद ट्रोसार्ड। पर हमें मालूम है कि मार्टिनेली विद एंड विदाउट जेजूस कैसी है, एंड जेजूस अभी स्टार्टिंग के फेज में नहीं रहने वाले हैं। तो मार्टिनेली इज स्टिल अ गुड पिक फॉर मी। अब उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं मेरे फिफ्थ मिडफील्डर, वो होंगे मिटोमा फॉर 6.5 मिलियन। इसमें एक और कंपटीशन था एजे हु इज आल्सो 6.5 मिलियन एंड उनका काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है। एंड जाहा भी छोड़ के चले गए क्रिस्टल पैलेस को, तो ही इज गोइंग टू बी द मेन मैन फॉर क्रिस्टल पैलेस। जो क्रिएशन में जो उनको डेवलप करने वाले हैं वो एजे होने वाले हैं। पर मैंने मिटोमा को चूज किया है बिकॉज ही इज अ प्रूवन एसेट। एंड ब्राइटन के फिक्चर्स को देखते हुए मैं अभी स्टार्टिंग स्पेशली 3-4 फिक्चर्स के लिए मिटोमा को कंसिडर करने वाला हूं। पर मैं श्योर हूं कि इन 3 या फिर 4 गेम वीक्स के बाद मैं मिटोमा से मूव ऑन करने वाला हूं। तो ही समवन जो मैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए ही लेना चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली बाद में चेंजेस होंगे, हमें और चीजें पता चलेंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई टीम फॉर गेम वीक 1। मैं 3-5-2 फॉर्मेशन में खिलाने वाला हूँ। तो ओवरऑल मैं एक पेशेंट मैनेजर हूँ जो अपनी टीम को काफी टाइम दूंगा, क्योंकि मैंने अगर इतना सोचा है, इतने वीक्स तक हमने एनालाइज किए इतने सारे ड्राफ्ट को, तो जरूर मैं अपनी टीम को ज्यादा टाइम दूंगा परफॉर्म करने के लिए। मैं सेकेंड गेम वीक में वाइल्ड कार्ड नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसे कोई हाईली परफॉर्मिंग प्लेयर को ट्रांसफर इन नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि मेरी टीम धीरे धीरे परफॉर्म करे। अगर वीकनेसेस तो आती हैं तो मैं रोटेट करता रहूंगा। तो गेम वीक 1 में बस इतना ही मैंने अपनी टीम दिखाई। आप भी अपनी टीम जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीक भी हम इसी गेम वीक का रिव्यू करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम्स हमें सबसे ज्यादा सरप्राइज की हैं या फिर कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं।